हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल एकेडमी वर्धा एंड मिशन बायोलॉजी 300+ फॉर नीट 2023। इस बैच में हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में समझा था कि इंटरफेज मतलब क्या होता है, कि जब भी किसी सेल को डिवाइड होने रहता है तो डिवाइड होने से पहले वो सेल अपने आप में कुछ चेंजेस लाता है, अपने आप को वो प्रिपेयर करता है। जब भी एक्चुअल में सेल डिवाइड होता है ओके तो उसमें पहले 90% टाइम वो प्रिपेयर करता है एंड देन लास्ट के 10% टाइम में एक्चुअल में वो सेल होता है डिवाइड। तो 90% टाइम में वो क्या करता है उसको बोलते हैं इंटरफेज, प्रिपेरेटरी फेज। एंड उस प्रिपेरेटरी फेज में 3 सब फेजेस रहती है, G1, S और G2। उन तीनों फेज में क्या क्या होता है तो वो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, ये आपको यूट्यूब चैनल पे इजीली वो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस से प्रोसीड करने से पहले देखो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ये मदर सेल है जो डिवाइड होता है, ठीक है। जिसको डिवाइड होना है उसको बोलेंगे मदर सेल। एंड डिवाइड होने से पहले इंटरफेज में इस मतलब प्रिपेरेटरी फेज में इस मदर सेल ने अपने डीएनए की क्या बनाई थी, कॉपी बनाई थी। क्यों? क्योंकि जब ये मदर सेल डिवाइड होकर आगे 2 डॉटर सेल्स आने वाले हैं, इन दोनों डॉटर सेल्स में भेजने के लिए हमारे पास होने चाहिए 2 डीएनए। ऐसे होगा एक ओके। इसीलिए प्रिपेरेटरी फेज में इसने अपने डीएनए की क्या करवाई थी, कॉपी करवाई थी। किसने? मदर सेल ने। मदर सेल का मतलब क्या है? जो सेल डिवाइड होने वाला है वो। तो ये रिकैप में आपको बहुत ज़रूरी था बताना। अब एक्चुअल में हम जाते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होता है। सेल डिवीजन जो है वो ब्रॉडली 2 टाइप का है, माइटोसिस और मियोसिस। वैसे तो अमाइटोसिस भी है, प्रोकैरियोट्स की तरफ जाएंगे तो बाइनरी फिशन भी एक अलग तरह का है, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेनली माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहला जो सेल डिवीजन है माइटोसिस, उसकी हम बात करते हैं। माइटोसिस जो है, जैसे कि मैंने हमेशा भी बताया है आपको लेक्चर में कि 90% टाइम प्रिपरेशन में गया, माइटोसिस में जस्ट वो 10% गुजारने वाला है। और इसीलिए माइटोसिस को यहाँ पे बोला है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट फेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल की सबसे शॉर्ट वाली फेज है ये माइटोसिस, बहुत ही फटाक से ये कंप्लीट होने वाला है। ओके, माइटोसिस का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे जो एक सेल डिवाइड होने वाला है, ये जब डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स आएंगे तो वो दोनों डॉटर सेल्स कैसे रहने वाले हैं, आइडेंटिकल। माइटोसिस में एक मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स आएंगे और दोनों डॉटर सेल्स एकदम एक दूसरे के जैसे रहेंगे। सी आइडेंटिकल है ये जो लाइट ग्रीन वाला डीएनए है, ये येलो डीएनए की क्या है, एग्जैक्ट कॉपी। इसीलिए ये दोनों डीएनए क्या है, एग्जैक्टली सेम। आपको डिस्टिंग्विश होना चाहिए, इसीलिए मैंने 2 कलर्स में इसको यूज किया है, बनाया है, बट एक्चुअली बोथ आर एग्जैक्टली सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ओके, सो 1 मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स एंड दे आर इक्वली सिमिलर, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ओके, 2 मदर सेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल को हमको डिवाइड करना है बच्चों, तो सबसे पहले उसमें याद रखना है कि एक न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के कंपार्टमेंट में। मतलब पहले हमें ये न्यूक्लियस डिवाइड करना होगा, फिर हमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करना होगा, तब जाके एक सेल के 2 सेल बन जाएंगे। तो इसीलिए माइटोसिस में क्या होता है कि 2 इवेंट्स होते हैं। पहले इवेंट में क्या होगा कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड इसमें होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। दोनों भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। एंड फिर उसके बाद उसके अगले लेक्चर में मैं आपको ना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कंसेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। जब हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे तो मियोसिस में एक्चुअली मैं आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कंसेप्ट जो है वो समझाने वाली हूँ। फिलहाल माइटोसिस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एक मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनेंगे जो कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहने वाले हैं। ओके, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस। ओके, एंड इस माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोला जाता है।
Mitosis is also known as a somatic cell division. Somatic cells, somatic cell का मतलब रहता है body cells. ओके, माइटोसिस से हमारे बॉडी सेल्स बनते हैं, इसीलिए माइटोसिस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सोमैटिक सेल डिवीजन. क्लियर? माइटोसिस को दूसरा नाम है सोमैटिक सेल डिवीजन, या फिर दोनों डॉटर सेल्स आइडेंटिकल है, दोनों में डीएनए इक्वल बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, वही एब्जॉर्ब कीजिए, उसी तरीके से आप याद रखिए कि यहाँ पे बॉडी सेल्स बनने वाले हैं डिवाइड होके, इसीलिए सोमैटिक सेल डिवीजन, क्योंकि सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल. जो भी नए सेल्स यहाँ पे तैयार होते हैं उन नए सेल्स में हमको इक्वल डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, इसीलिए बोला गया है इक्वेशनल डिवीजन. ओके, इक्वल जेनेटिक मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और पहले पूरा जो भी माइटोसिस है उसको अच्छे से कंसेप्चुअली हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली स्टेप में यहाँ पर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस. सो जो डिवाइड होने वाला रहता है दैट सेल इज नोन एज मदर सेल. ये मदर सेल है. इस मदर सेल में डीएनए का क्या हो चुका है? कॉपी. मतलब डीएनए का क्या हो चुका है यहाँ पे? रेप्लिकेशन. नाउ ये जो दो डीएनए है ये मिलकर एक्चुअली क्रोमोसोम बनते हैं. हाँ, ये बात अभी आपको यहाँ पे समझनी है. देखो, दो चीजें हैं. एक, हम हमेशा क्रोमोसोम 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 बोलते हैं. सो अभी यहाँ से आगे आपके दिमाग में एकदम फिट बैठा लो कि जब भी सेल डिवाइड होता है तभी क्रोमोसोम्स बनते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? जब भी सेल डिवाइड होता है तब उस वक्त में सेल के अंदर क्या बनता है? क्रोमोसोम. इफ यू ऑब्जर्व एनी नॉन डिवाइडिंग सेल, उसमें आपको क्रोमोसोम नहीं मिलेगा. जस्ट न्यूक्लियस में माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पे क्रोमैटिन मटेरियल मिलेगा आपको. सिंपल क्रोमैटिन मटेरियल मिलेगा आपको न्यूक्लियस में ऑब्जर्व करने पर माइक्रोस्कोप से. लेकिन अगर उस सेल को डिवाइड होना है तो ही वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो ही दो डीएनए मिलके क्या बनते हैं? क्रोमोसोम. इसीलिए बचपन से अब तक आप बहुत से स्टैंडर्ड्स में जो पढ़ते आए होंगे कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो रहते नहीं हैं, बनते हैं. ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम रहते नहीं हैं, बनते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. कितने बनते हैं फॉर ह्यूमन सेल? 46. यस. सो ह्यूमन सेल में सेल डिवीजन के वक्त 46 क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं. तो ये 46 क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं वो पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, तो आगे का जो है वो बहुत ही फटाक से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो देखो, ध्यान दो, ये ओरिजिनल डीएनए था और ये अभी मैं आपको यहाँ पे कलर का रेफरेंस देके समझाती हूँ. सो येलो कलर के डीएनए की कॉपी होके ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का डीएनए बना हुआ है. तो जो येलो कलर का डीएनए है और ग्रीन कलर का, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 46 क्रोमोसोम. कैसे बनाएंगे? सी, येलो कलर का जो डीएनए है ये अपने आप को क्या करते जा रहा है? कॉइल करते जा रहा है. सी, ध्यान दो, इस तरीके से येलो कलर का डीएनए अपने आप को क्या करते जा रहा है? कॉइल करते जा रहा है. एंड कॉइल करते करते येलो कलर के डीएनए ने ये जो ऊपर के चीज तैयार की है उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स. कितने बनाए हैं? 46. येलो कलर के डीएनए ने अपने आप को कॉइल करते करते क्या बनाया है? 46 क्रोमैटिड्स. ओके, सेम तरीके से जो ग्रीन कलर का डीएनए है जो कि येलो की कॉपी है वो भी अपने आप को क्या करते जा रहा है? इस तरीके से कॉइल करते जा रहा है. देखो, ग्रीन कलर का डीएनए भी अपने आप को इस तरीके से कॉइल करते जा रहा है और क्या बनाते जा रहा है? वो भी 46 क्रोमैटिड्स. ओके, ये भी कितने क्रोमैटिड्स बनाने वाला है? 46 क्रोमैटिड. अब येलो कलर का और ग्रीन कलर का जो डीएनए है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है. समझा? येलो कलर का और ग्रीन कलर का डीएनए एक दूसरे की एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी है. इसीलिए जो क्रोमैटिड येलो कलर ने कॉइल होके बनाए, जो क्रोमैटिड ग्रीन कलर ने कॉइल होके बनाए, वो एग्जैक्टली सेम है, एकदम सिमिलर रहेंगे ये दोनों भी. ओके, इसीलिए हम यहाँ पे लेबल करते हैं इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स. अब ध्यान से समझना है आप लोगों को. ये है 46 क्रोमैटिड, हाफ.
ये 46 क्रोमैटिड हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ये जब मिल गए हैं, ये जब जुड़ गए हैं, ओके, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, दिस इज वन क्रोमोसोम। वन क्रोमोसोम इज हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम के जो हाफ पार्ट है, एक क्रोमोसोम के 2 हाफ पार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्यों बोलते हैं, समझ में आया? क्योंकि क्रोमोसोम 2 डीएनए मिलकर बनाते हैं, ना कि एक डीएनए। एक डीएनए कॉइल होकर 46 क्रोमैटिड बनाता है, दूसरा भी कॉइल होकर 46 क्रोमैटिड बनाता है। तो बच्चों जब ये ज्वाइन हो जाते हैं तब एक्चुअली बनते हैं 46 क्रोमोसोम। ओके, सो वन क्रोमोसोम के 2 पार्ट है जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड इनको ज्वाइन कौन करता है? ये तो हाफ ऊपर हो गया, हाफ नीचे हो गया, पर कोई तो भी है जो इन 46 क्रोमैटिड को ज्वाइन करता है। कौन करता है भला? तो यहाँ पे ये जो रेड कलर के लड्डू हमने बीच में लगाए रखे हैं, ओके, जो रेड कलर के लड्डू हमने बीच में लगा के रखे हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ओके, ये जो लड्डू है रेड कलर के, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को देखो आप ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करेगा। So this is one chromosome, this is second, third, fourth, 5, 6 like that, 45, 46. So इस तरीके से कितने क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं भला? 46 क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं ह्यूमन सेल्स में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल में 46 बनते हैं, ना कि रहते हैं। ये बनते रहते का कंसेप्ट क्लियर रखना, आगे मियोसिस में बहुत काम में आएगा। सो सेल डिवीजन में 46 क्रोमोसोम्स इन दिस मैनर फॉर्म। ओके, समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं भी कुछ समझता है तो आप कमेंट करो, आप मैसेज करो, आपको वहाँ पर भी अच्छा सा एक रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 डीएनए मिलकर 46 क्रोमोसोम कैसे बनते हैं ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम एक्चुअली फेजेस की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो माइटोसिस है इसमें सबसे पहले डिवाइड कौन होने वाला है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैरियोकाइनेसिस, बिकॉज कैरियन का मतलब रहता है ना न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। सो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। 4 फेजेस में होता है, आप सबको पता है। पहली वाली जो फेज है उसका नाम रहता है प्रोफेज, द सेकंड वन इज द मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। अब बहुत आपको अच्छे से ये फेजेस समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये कंसेप्ट समझा है कि क्रोमोसोम कैसे तैयार होते हैं। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस में पहली फेज है प्रोफेज। एज द प्रोफेज इज समवॉट लॉन्गर एज कंपेयर टू अदर फेजेस, एज कंपेयर टू मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, थोड़ा लॉन्गर कौन सा वाला फेज होता है ना? प्रोफेज। तो बाकी फेजेस के कंपैरिजन में प्रोफेज थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसीलिए उसको हम प्रॉपर 2 फेजेस में डिवाइड करके समझते हैं। पहली फेज जो है वो है अर्ली प्रोफेज एंड दूसरी जो फेज है उसका नाम लेते हैं हम लोग लेट प्रोफेज। अर्ली फेज में क्या होगा? तो ये जो 2 डीएनए मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं वो इनिशियली जो क्रोमोसोम है ना वो थोड़े लंबे लंबे बनते हैं, फिर वो कंडेंस होते हैं, शॉर्टन होते हैं। तो इसीलिए पहले हम क्रोमोसोम्स ना थोड़ी ये लंबे हमने बताए। देखो ये जो लंबे आपको येलो दिख रहे हैं, ये लंबे जो आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन दिख रहे हैं, सो ये येलो और जो लाइट ग्रीन है दीज आर क्रोमैटिड्स ओनली। ओके, ये जो यहाँ पे बताया ना यही है, बट इनिशियली अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम थोड़े लॉन्ग बनते हैं एंड बाद में जब लेट प्रोफेज आती है तब ये हो जाते हैं कंडेंस। तो जब ये लॉन्ग बनते हैं ना तो इन लॉन्ग को हम नाम देते हैं मोनैड क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे बताओ? मोनैड क्रोमोसोम्स। एंड जब ये शॉर्ट हो जाते हैं तो इनको हम नाम देते हैं डायड क्रोमोसोम्स। क्या नाम देंगे? डायड क्रोमोसोम्स। तो इनिशियली दे आर मोनैड क्रोमोसोम्स एंड देन दे आर डायड क्रोमोसोम्स। जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम्स तैयार हुए आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोलस, बेसन का लड्डू बोलती हूँ मैं उसको न्यूक्लियोलस को। क्यों? तो उसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा न्यूक्लियोलस का। तो न्यूक्लियोलस बेसन का लड्डू ये भी यहाँ पर है। सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ओके, एंड एवरीथिंग इज इन इट्स पोजीशन। ओके, यहाँ पे आप लोगों को ना 2 सेंट्रियोल भी दिखाई देंगे। ये 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। कौन सी वाली फेज में? अर्ली वाली फेज में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेट प्रोफेज के तरफ सेल बढ़ता है तो जो क्रोमोसोम इनिशियली लॉन्ग थे धीरे धीरे कंडेंस हो रहे हैं और सुपर कॉइल होते जा रहा है डीएनए। तो ये क्रोमोसोम्स कंडेंस होते जा रहे हैं, तो मोनैड के बन गए हैं डायड।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो मैंने डॉट डॉट में ड्रॉ किया ताकि वो डिसअपियर हो रही है ये पता चल सके। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नाउ डिसअपियरिंग। ये जो ब्लू कलर के हैं इनको हम लेबल करते हैं सेंट्रिओल्स। सो यू कैन फाइंड कि सेंट्रिओल्स जो है, यहाँ पे सेंट्रिओल्स आजू बाजू में बताए थे, पर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दोनों सेंट्रिओल है ये अपोजिट पोल के तरफ जा रहे हैं। सो बोथ द सेंट्रिओल्स आर मूविंग टू द अपोजिट पोल। ठीक है, इसके बाद ये जो सेंट्रिओल्स मूव कर रहे हैं, इन सेंट्रिओल के बीच में आपको यहाँ पर ये कुछ तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। ये जो सेंट्रिओल्स के बीच तैयार हो रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का काम आगे आपको पता चलेगा। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, सेंट्रिओल्स अपोजिट पोल्स के तरफ निकल गए हैं, उनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स धीरे धीरे अपीयर हो रहे हैं, क्रोमोसोम शॉर्टन हो गए हैं। तो प्रोफेज में इन शॉर्ट क्रोमोसोम तैयार होते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। सेकंड वाला फेज आता है फिर मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, प्रोफेज में क्रोमोसोम बनते हैं, कैसे बनते हैं वो भी हमने देखा। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, कहाँ पे अरेंज होते हैं? इक्वेटर, ये इक्वेटर पे अरेंज होंगे। कैसे? वर्टिकली। ये बात बहुत स्पेसिफिकली याद रखना, माइटोसिस मियोसिस को ये डिफरेंशिएट करता है। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम अकेले अकेले वर्टिकली अरेंज हुए हैं, अकेले, नॉट इन अ पेयर। 46 क्रोमोसोम्स बने। सो 1 2 3 4 45 46 लाइक दैट, ये अकेले अकेले यहाँ पे इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स वर्टिकली अरेंज हुए हैं। ओके, अब एक सेल है, सेल के सेंटर में इक्वेटर पे क्रोमोसोम है, तो क्या वो साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट होंगे क्या? नहीं, उनको प्रॉपर हमको अटैच करके रखना है। तो क्रोमोसोम्स को बांध के रखना, अटैच करके रखना, ये काम यहाँ पे कौन करता है? ये स्पिंडल फाइबर। ओके, ये काम रहता है स्पिंडल फाइबर का। तो ये एक सेंट्रिओल, ये दूसरा सेंट्रिओल। सो अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से यहाँ पे देखो, सेंट्रिओल टू सेंट्रोमियर, ये रेड वाला कौन था हमारा? सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रिओल टू सेंट्रोमियर, सेंट्रिओल टू सेंट्रोमियर ये फाइबर आ रहे हैं जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखते हैं। एंड यहाँ पे हमने उसको लेबल किया है कि दीज आर द क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो क्रोमोसोमल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखने का काम करते हैं। ओके, इसके अलावा एक सेंट्रिओल से दूसरे सेंट्रिओल के तरफ ये बीच बीच में फाइबर जा रहे हैं जिसको हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है। ओके, उनको नाम दिया है नॉन क्रोमोसोमल फाइबर्स, या फिर इसको हम इंटरपोलर फाइबर्स भी बोल सकते हैं। नॉन क्रोमोसोमल फाइबर्स, या हम उनको क्या बोल सकते हैं? इंटरपोलर फाइबर्स। तो ये क्योंकि ये दो पोल है, दो पोल के बीच में फाइबर्स है जो क्रोमोसोम्स को अटैच नहीं कर रहे हैं। ओके, ये डॉट डॉट से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो डॉट डॉट वाले फाइबर है, दीज आर नॉन क्रोमोसोमल और इंटरपोलर फाइबर। ये जो भी सारे फाइबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इसके अलग अलग ये टाइप है। तो सेंट्रिओल टू सेंट्रोमियर क्या है? क्रोमोसोमल फाइबर। दो सेंट्रिओल के बीच में क्या है? इंटरपोलर फाइबर या नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। इसके अलावा ये जो सेंट्रिओल है, यहाँ से आपको ऐसे कुछ ये रेडिएटिंग रेज दिखाई दे रहे हैं, इनको यहाँ पे बोला गया है एस्टर रेज, एस्ट्रल रेज बोलते हैं एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्ट्रल रेज। तो ये जो सेंट्रिओल है, यहाँ से निकलने वाले मतलब एस्ट्रल रेज। ओके, सेंट्रिओल टू सेंट्रोमियर क्या है? क्रोमोसोमल फाइबर। ये दो पोल के बीच में डॉट डॉट में जो दिखते हैं, यही इंटरपोलर फाइबर। ओके, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज हो गए। नाउ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सबसे शॉर्ट फेज कौन सा रहता है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होने वाला है? ये जो क्रोमैटिड है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? सिस्टर क्रोमैटिड। नाउ वी हैव टू सेपरेट देम। अभी ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आएगा। दो डीएनए बने थे मदर सेल के अंदर, बहुत लंबे लंबे, क्योंकि एक डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है ह्यूमंस का। तो एक मदर सेल के अंदर दो डीएनए बने थे। इन दो डीएनए को अगर हम डायरेक्ट सेपरेट कर देते तो वो मैगी नूडल्स अटक जाते और वो टूट जाते, प्रॉपर सेपरेट नहीं होता। तो प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए ही दो डीएनए ने क्रोमोसोम बनाए, अरेंज हुए प्रॉपर। यहाँ पे इक्वेटर पे वो आकर अपने आप को अरेंज करके रख देते हैं। और अब इनको क्या करना है? सेपरेट। क्या सेपरेट करना है?
क्रोमैटिड, बहुत ही सिंपल बात है, येलो कलर के डीएनए के एक क्रोमैटिड एक पोल पे चले जाएंगे, ग्रीन कलर के डीएनए के क्रोमैटिड एक पोल के तरफ आ जाएंगे। जैसे ये दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, येलो कलर का डीएनए सेपरेट, ग्रीन कलर का डीएनए सेपरेट, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए ये सेपरेशन के लिए होता क्या है कि ये जो अपना यहाँ पे सेंट्रोमियर है रेड कलर का, ये रेड कलर का सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर? रेड कलर का जो सेंट्रोमियर है, तो ये रेड कलर का सेंट्रोमियर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एंड ये रेड कलर का सेंट्रोमियर डिवाइड होने की वजह से एक दो पार्ट बने, एक पार्ट को येलो क्रोमैटिड अटैच हुआ एंड दूसरे पार्ट को ग्रीन क्रोमैटिड। समझ में आया? तो ये सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड हो गया, दोनों क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो गए हैं। एंड अब यहाँ पे ये जो दो क्रोमैटिड है उनको सेपरेट तो कर दिया, पर उनको कहाँ पे भेजना है हमको, दो सेपरेट पोल के तरफ। सिर्फ क्रोमैटिड सेपरेट करने से नहीं होगा, इनको दो पोल के तरफ भेजना है। कोई तो भी उनको खींचेगा और कोई तो भी उनको वहाँ से अलग करेगा, मतलब कोई तो है जो उनको पुल करेगा और कोई तो है जो उनको पुश करेगा। तो ये पुल करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोमल फाइबर, ये जो हमने यहाँ पे दिया है ना, अगेन क्या, सेंट्रियोल टू सेंट्रोमियर, ये जो हमारे हैं क्रोमोसोमल फाइबर, ये क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे। एंड ये जो दो क्रोमैटिड है उसके बीच नए वाले फाइबर्स आपको ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स। क्या बोलेंगे उनको, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। तो इंटर क्रोमोसोमल फाइबर विल पुश द क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोमल फाइबर विल पुल द क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोमल क्रोमैटिड को पुल करता है, इंटर क्रोमोसोमल क्रोमैटिड को पुश करता है। सो इस तरीके से एनाफेज में एकदम कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्या हुआ कि ये क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल के तरफ चले गए। कैसा हुआ, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, क्रोमोसोमल फाइबर ने उनको पुल किया, इंटर क्रोमोसोमल फाइबर ने पुश किया, एंड नाउ द टू क्रोमैटिड्स आर एट अपोजिट पोल। अब क्या होगा, अब लास्ट वाला फेज है न्यूक्लियर डिवीजन का, कैरियोकाइनेसिस, जिसका नाम होता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, देखो ये जो है दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे वापस आ चुका है। उसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस वापस आ चुका है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट हो गया, न्यूक्लियोलस रीजनरेट हो गया। जिस डीएनए ने कॉइल होकर क्रोमैटिड बनाया था वो क्रोमैटिड खुलकर फिर क्या बन जाएगा, डीएनए। पहले ऐसा डीएनए था, कॉइल होकर क्रोमैटिड बना, क्रोमैटिड जब खुल जाएगा मतलब डीकंडेंसेशन, खुलना मतलब डीकंडेंसेशन। तो ये जो क्रोमैटिड्स थे ये डीकंडेंस हो गए और फिर क्या बना है यहाँ पे, डीएनए। तो देखो ये दोनों पोल पे येलो और ग्रीन कलर के क्रोमैटिड्स खुल गए। सो यहाँ पे डीएनए बन गया है, दो डॉटर डीएनए, दोनों डॉटर डीएनए के आजू बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, ये सेंट्रियोल्स भी सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे तैयार हुए। ये जो नया यहाँ पे बना है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। सो टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। समझ में आया ये? सो प्रोफेज में क्रोमोसोम बने, मेटाफेज में अरेंज हुए, एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट हुए और टीलोफेज में क्रोमैटिड डीकंडेंस होके फिर दो डीएनए एज इट इज बन गए। आजू बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया। अब सबसे लास्ट मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस तो दो हो गए हैं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है, इसको हमको करना है डिवाइड, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंट रहता है। कैसा होगा, एनिमल सेल में क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सी ध्यान से देखो, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, उसको फरोविंग कॉन्स्ट्रिक्शन क्लीवेज भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे होके ये ऐसे दो सेल अलग, दैट्स इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और ये दो सेल अलग हो गए। सिंपली उसको हम एनिमल सेल के लिए क्लीवेज ऐसा भी नाम दे सकते हैं, एनिमल सेल में क्लीवेज हो जाएगा। ओके, पर प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहती बल्कि उसके ऊपर क्या रहती है, सेल वॉल। सो प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल होने के कारण क्या होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। फॉर दैट रीज़न इसके बीच में ये जो है आपको डॉट डॉट जो मैंने बताए हैं इनको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ध्यान दो, दो न्यूक्लियाई बन गए,
दो न्यूक्लियाई के बीच में ये जो कुछ आपको ऐसे वेसिकल्स दिखाई देंगे, शॉर्ट वेसिकल्स रहते हैं, ये है फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट वाले जो वेसिकल्स हैं ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं गोल्गी बॉडी ने। ओके, सो गोल्गी बॉडी ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। एंड ये फ्रैग्मोप्लास्ट वाले जो छोटे छोटे वेसिकल्स हैं ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, धीरे धीरे ये ऐसे सेंटर से पेरीफेरी तक, देखो सेंटर से पेरीफेरी मतलब सेंट्रीफ्यूगल, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो सेंट्रीफ्यूगली दूर दूर जा रहे हैं, सेंटर से पेरीफेरी तक चले गए और ये बीच में कंपार्टमेंट बन गया जो बाद में मिडल लैमेला करके काम करेगा। सो हो गया यहाँ पे साइटोप्लाज्म अलग, हो गया यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। सो प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर सेल वॉल। ओके, उनमें बीच में सेल वॉल बनता है, सॉरी सेल प्लेट, उनमें बीच में ये जो दिखाई दे रहा है नाउ दिस इज सेल प्लेट। सो प्लांट्स में क्या होता है? सेंटर में क्या बनता है? सेल प्लेट। सेल प्लेट बनने से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हो चुका है। सेल प्लेट किसने बनाया? गोल्गी बॉडी ने। कैसे? गोल्गी बॉडी के छोटे छोटे वेसिकल्स बीच में अरेंज हो गए, क्या बोला उनको? फ्रैग्मोप्लास्ट। फिर क्या बनाया? सेल प्लेट, प्लांट सेल अलग। ओके, सो ये माइटोसिस यहाँ पे हमने पढ़ा है जिसमें दो इवेंट थे, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में क्लीवेज और प्लांट सेल में बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क अस एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद मियोसिस।